Good morning, students. Today we will study the second part of chemical kinetics, that is theories of chemical kinetics. So there are two theories actually. Sorry. So there are two kinetic theories, theories of chemical kinetics. One is the collision theory and the other is transition state theory. So what the collision theory says, it says that reaction occurs when the reacting species have a sufficient energy to collide and they should have also proper orientation. तो दो important condition है for a reaction to occur. एक तो उनका proper collision होना चाहिए and then collision के time पे उनका orientation भी proper होना चाहिए. अब इस प्रोसेस के लिए एक एनर्जी बैरियर है जिसको कि कवर करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है, और ये जो एनर्जी बैरियर जो कि जरूरी है कि जिसको कि क्रॉस किया जाए ताकि ये जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स है उनका इफेक्टिव हो सके कोलिशन, इस एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी. और जो डिफरेंस है थ्रेशोल्ड एनर्जी का और आपका जो एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी का, उसको बोला जाता है, या एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी. ये सारे टर्म्स को अभी हम ग्राफ के फॉर्म में बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे. तो एक हो गया हमारा एनर्जी बैरियर, दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर. जैसे कि बताया कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए. तो दो चीजें जरूरी है, एक तो प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए ताकि इफेक्टिव हो सके कोलिशन, और दूसरा कि उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए फॉर इफेक्टिव कोलिशन. नेक्स्ट वी कम टू द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. तो क्या इसका जो इसको ये भी बोला जाता है थ्योरी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. इसमें ये मानते हैं कि दो रिएक्टेंट्स को ऐसा अज्यूम किया जाता है कि दे आर अप्रोचिंग एंड उस पॉइंट पे जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज वो मोशन में है तो वो राइज हो रही है और वो पोटेंशियल एनर्जी एक मैक्सिमा को रीच करती है. तो अगर हम एक ग्राफ से देखिए एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बीसी, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो ए भी बन जाएगा और सी अलग हो जाएगा. तो अब इस रिएक्शन में जो एक एनर्जी अगर प्रोफाइल देखिए तो देयर इज अ पीक, एक हाई एनर्जी लेवल पॉइंट है. उस पॉइंट को बोला जाता है जहाँ पे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है बेसिकली. तो वहां पे क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट में रहता है, यानी ए जो है वो बी के साथ भी कनेक्टेड है और बी ने सी को छोड़ा भी नहीं. तो ए बी सी करके एक ट्राइमोलिक्यूलर वाला एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है. तो जो इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस रहता है, यानी कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी और जो उसका जो पीक है उसका और रिएक्टेंट की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है जैसे एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये एक्टिवेशन एनर्जी और जो दूसरा एनर्जी है हमारा, दैट इज प्रोडक्ट और हमारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच की एनर्जी का डिफरेंस, ये जो दोनों का एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ही हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, जिसको ये हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. इट इज वेरी लो फॉर सम रिएक्शंस एंड वेरी हाई फॉर अदर्स. तो एक्टिवेशन एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं. पहली बात तो वो पॉजिटिव रहता है क्योंकि वो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए. जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी उतना ही स्लो होगा रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी रीच करने में टाइम लगेगा उसको, है ना. तो इसलिए रिएक्शन स्लो होगा. और जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा उतना ही ज्यादा जब आप प्लॉट करोगे, अभी आगे जाके देखोगे, तो रेट कांस्टेंट है उसका ना, नेचुरल लॉग वर्सेस 1/t का जो आपका कर्व है, वो आप प्लॉट करोगे तो उतना ही स्टीप उसका स्लोप रहेगा जितनी ज्यादा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी. तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उसका मतलब कि वो रिएक्शन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टेम्परेचर को. अब देखते हैं कि क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होता है केमिकल रिएक्शन पे. तो ऐसा देखा गया है कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो डबल हो जाती है. ठीक है. तो ये जो रेशियो है ना, जो रेट कांस्टेंट का एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू दैट एट टेम्परेचर प्लस 10 डिग्रीज, तो इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू अक्सर 2 से 3 के बीच में रहती है. तो इसके बाद एक आता है इम्पोर्टेंट इक्वेशन जिसको कि हम बोलते हैं अरहेनियस इक्वेशन. तो अरहेनियस इक्वेशन क्या है, अरहेनियस ने क्या किया था कि टेम्परेचर को रेट से, टेम्परेचर डिपेंडेंस को एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट से रिलेट किया था, जिसको कि हम बोलते हैं अरहेनियस इक्वेशन. ठीक है. इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक जो फैक्टर आता है, सॉरी, जस्ट अ मिनट, इसमें एक फैक्टर आता है विच इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब इसको नेचुरल लॉग में लेकर आते हैं तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन मिल जाता है. ठीक है.
और जो ई ए है यहाँ पर वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे 1/t को वर्सेस लॉग के यानी y इक्वल्स टू mx प्लस c का इक्वेशन डालेंगे तो c है यानी कि जो इंटरसेप्ट है वो आपका ये देगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर देगा, ठीक है। और जो हमारा स्लोप रहेगा वो हमको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू देगा। सो प्लॉटिंग दिस एंड नोइंग द वैल्यू ऑफ द स्लोप वी कैन डिटरमिन द एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे? स्लोप इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। 2.303 कैसे है? जब हम नेचुरल लॉग हटा देंगे तो इट विल बिकम 2.303 लॉग के इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस 2.303 है ना लॉग ए। जब हम ये 2.303 सबसे हटाएंगे वैल्यूज तो हमको बेसिकली डिनोमिनेटर में यहाँ पे मिल जाएगा ई ए अपॉन आर टी वाले टर्म में डिनोमिनेटर में 2.303 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? 2.303 लॉग के इक्वल्स टू माइनस ए ए अपॉन आर टी प्लस 2.303 लॉग ए है। तो मैंने लेफ्ट और राइट हैंड साइड से 2.303 हटा दिया तो पूरे को मैंने डिवाइड कर दिया 2.303 से। तो लेफ्ट हैंड साइड में कट जाएगा, राइट हैंड साइड में ए वाले टर्म से कट जाएगा और कहाँ बचेगा हमको? ई ए अपॉन आर टी वाले में डिनोमिनेटर में 2.303 का एक टर्म ऐड हो जाएगा। एंड सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको स्लोप इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर मिल जाएगा। तो अगर मुझे स्लोप की वैल्यू पता है तो स्लोप इंटू 2.303 आर that will give me the value of activation energy। अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब मैंने एल एन के वर्सेस 1/t को प्लॉट किया तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव स्लोप क्यों? क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म है उसके आगे क्या है? माइनस साइन है, इसलिए वहां पर क्या आ जाएगा? 2. ये नेगेटिव स्लोप मिलेगा, इसलिए नीचे की तरफ वो स्लोप जाएगा। तो प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेज 1/t इज अ स्ट्रेट लाइन और उसका स्लोप रहेगा माइनस ई अपॉन आर। तो अगर हम एक टेम्परेचर देखते हैं T1 तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको इक्वेशन मिलेगा K1 और उसके वहां पे T1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे टेम्परेचर पे हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब हमको क्या मिल गया? K1 K2 क्या है हमारे इसमें? रेट कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। इसको हमने सॉल्व किया, K2 माइनस K1 किया, राइट हैंड साइड को माइनस किया, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किया। ln K2 माइनस ln K1 को हम और कैसे लिख सकते हैं? ln K2 अपॉन ln K1, हाँ। और यहाँ पे हमने ई ए अपॉन आर को कॉमन बाहर निकाल लिया। देन अगेन नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे हम दूसरे लॉग टू द बेस 10 पे, तो हमको 2.803 का टर्म मिल जाएगा। इधर पे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में एंड वी विल गेट द लास्ट इक्वेशन। तो अब आप इससे देखोगे कि जब हम दो टेम्परेचर की बात करते हैं, एक T1 और एक T2 टेम्परेचर है और हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करते हैं तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने मॉलिक्यूल्स से वो स्केप करेंगे क्योंकि ज़्यादा होंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगे, है ना, ज़्यादा उसमें मोशन होगा। तो इसलिए क्या होगा कि जो हायर टेम्परेचर है उसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे विद द इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। वाई? बिकॉज ऑफ द फास्ट मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हमको फाइनली ये इक्वेशन मिल जाता है which relates to the rate constant at two temperature and the corresponding temperatures। अब देखो इस पे एक एग्जांपल करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो स्पेसिफिक रेट रिएक्शन रेट फॉर अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर, ठीक है, और फैक्टर ऑफ 4 इफ द टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम 27 डिग्रीज टू 47 डिग्रीज। तो दो टेम्परेचर दी है T1 T2। यहाँ पे हमको क्या करना है? सबसे पहले टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। तो 273 प्लस 27 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा? 300। जस्ट मिनट, इशू है इसमें, जस्ट मिनट। हाँ, इस फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको? यहाँ पे क्या आ जाएगा? K2 by K1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4 है तो log 4 हो जाएगा। A अपॉन 2.003 R इज द गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू 2 ले सकते हैं। यहाँ पे 1.987 लिया है, यू कैन टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 आल्सो। 27 डिग्रीज यानी 273 प्लस 27 यानी 300 डिग्रीज और 47 यानी कि 320 डिग्री। T1 T2 की वैल्यू डाला, सब्स्टिट्यूट किया और सारे हमने क्या किया? टर्म्स को एक तरफ कर दिया तो हमको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी मिल गई। अब इसको किलो के फॉर्म में भी, किलो कैलोरीज के फॉर्म में दे सकते हैं, तो ये यहाँ पे डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 3 प्लेसेस एंड वी विल गेट the value as 13.3 kilocalories. Next we see the next topic, that is
कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। इससे क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है थोड़ा फास्टर हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी इसमें कम लगती है और प्रोडक्ट भी हमको सेम ही मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि एंजाइम्स विच आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट जैसा ही एक दूसरा एक टर्म होता है विच इज इनहिबिटर। तो जहाँ पे कैटलिस्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, वहीं पे इनहिबिटर जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, इसलिए उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट कैसे चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को? तो देखो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें कि क्लोरीन आयन है, ओजोन है ना, और यहाँ पे जब एक प्रोडक्ट हमको जो मिल रहा है वो हमको ओजोन और एक नेसेंट ऑक्सीजन के रिएक्शन से 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन को ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, वेयरएज एक कैटालाइज्ड रिएक्शन को कम एनर्जी लगेगी, तो उसका पीक जो है उसका हीप है वो डाउन हो जाएगा। Okay, तो कैटलिस्ट क्या है? दे आर वन वे टू लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन बाय ऑल्टरिंग द पाथ ऑफ द रिएक्शन। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है? इट अलाउज द रिएक्शन टू प्रोसीड फास्टर। अब हम एक बार देखते हैं कि रेट लॉ क्या है और मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म यानी कि एक जितने भी एलिमेंट्री यानी एक सिंगल सिंगल स्टेप्स है, इंडिविजुअल स्टेप्स है, उनका जब कलेक्शन करते हैं तो उससे मिलके हमको टोटल मैकेनिज्म समझ में आती है और उससे हम डिटरमिन करते हैं कि हमारा रेट लॉ कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एक रिएक्शन जिसमें कि हमको क्या मिल रहा है, एक 2 मोल्स ऑफ NO2 है और फ्लोरीन है और उससे हमको मिल रहा है 2NO2F। तो इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे? जो हमको रेट लॉ एक्चुअली मिलता है दैट इज ऑन द दैट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ NO2 एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो अगर हम इसका एलिमेंट्री रिएक्शन देख रहे हैं तो क्या आपको दिख रहा है कि उसका एलिमेंट्री स्टेप वाइज रिएक्शन और जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर है? अगर वो सेम होते तो उसका रेट क्या हो जाता? अगर हम इस ऊपर वाले इक्वेशन के हिसाब से जाते तो NO2 के सेकंड पावर पे डिपेंड करता, तो ओवरऑल ऑर्डर हमको क्या दिखता है? 3 दिखता है, लेकिन जो फाइनल रेट है उसमें हमको 2 दिख रहा है। इसका मतलब कि जो ओवरऑल रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन से अलग है। सो लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे तब हमको फाइनल जो मैकेनिज्म है वो हमको पता चलेगी। अब हम देखते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता क्या है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। और इसलिए जो अगर एक रिएक्शन है, एक मैकेनिज्म है जिसमें कि मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप्स है, तो हमको यहाँ पे देखना है कि उसके एरो के ऊपर स्लो लिखा है कि फास्ट लिखा है। तो जिसके ऊपर स्लो लिखा है वो ही एक्चुअली आपका रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करता है। व्हाई? बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे एक स्टेडी स्टेट एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन आता है जो कि कहता है कि हम बोलते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज कांस्टेंट। अब एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एक सपोज एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A2 + B2 = 2AB। तो अगर हम इसके एलिमेंट्री स्टेप्स देखते तो 3 एलिमेंट्री स्टेप्स है। फर्स्ट वाले में A2 जो है वो ब्रेक होके सिंगल AA में जा रहा है विच इज अ फास्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में A + B2 मिलके AB + B बना रहा है विच इज अ स्लो स्टेप। एंड थर्ड स्टेप में A + B मिलके AB बना रहा है विच इज अ फास्ट स्टेप। तो अब आप देखोगे इसमें ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर। तो देखो इसका सोल्यूशन, अभी हमने क्या बोला कि स्लोएस्ट स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग, तो इसमें से स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? सेकंड वाला ना। तो अगर हम इसके हिसाब से डिराइव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? स्लोएस्ट स्टेप दैट इज AB2 है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? डिटरमाइन B2 का कॉन्सेंट्रेशन हम A के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, ए का कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? प्रीवियस इक्वेशन से अगर आप देखो तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखो तो हम ए को कैसे लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से A2 raised to the power 1/2 है ना, और यहाँ पे B2 भी है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी, ये दो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, K है K डैश है, उसको हम कंबाइन करके K डबल डैश लिख सकते हैं। ओवरऑल क्या देखेंगे? A2 raised to the power 1/2 और B2। हमारे रिएक्टेंट्स मेन क्या थे शुरुआत में? A2 और B2 थे, है ना, जो मेन ऊपर रिएक्शन दिया है रेड में A2 + B2। तो हमको A2 और B2 के ही टर्म में हमारा रेट लॉ को लिखना पड़ेगा। तो इवेंचुअली हमको क्या मिलेगा? आंसर 1/2 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा वैल्यू इसका? प्रीवियस स्लाइड में 3/2, दैट इज डी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज रेडियो एक्टिव डीके। तो जो रेडियो एक्टिव डीके है वो भी एक तरह का हमारा क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, जिसका कि T½ हम स्टडी करते हैं। T½ क्या होता है? वो टाइम जबकि आपका इनिशियल से हाफ हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन। तो सपोज हमने 100 से स्टार्ट किया तो
एक फर्स्ट जो हाफ लाइफ रहेगी, फर्स्ट हाफ लाइफ यानी कि जिसके बाद की इनिशियल से हाफ हो जाए वैल्यू, तो इनिशियल से हाफ यानी 100 से हाफ यानी 50, तो वो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी। 50 से 25 हो गया यानी सेकंड हाफ लाइफ, 25 से हाफ हो गया यानी 12.5, 12.5 से हाफ हो गया यानी 6.25, 6.25 से हाफ हो गया यानी 3.125। तो क्या है कि रेडियो एक्टिव डीके है वो एक प्रिडिक्टेबल वे है डिटरमिन करने का हाफ लाइफ का, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो 5730 इयर्स है, जो यूरेनियम 238 है उसकी 4.5 बिलियन इयर्स है, आयोडीन 131 है उसकी 8 डेज है। यहाँ पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल बेरियम 122 है, उसका हाफ लाइफ है 2 मिनट्स। हमने शुरुआत की 80 ग्राम से। अगर हम बोल रहे हैं कि हमको 10 मिनट लग रहा है रिएक्शन को सेटअप करने में, तो जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो कितना हमको टाइम लगेगा ये करने के लिए, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने, जब हमने स्टार्ट किया है तो कितना यूरेनियम बचा, सॉरी बेरियम बचा होगा। तो हमको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला यूज करना है, n इक्वल्स टू n नॉट इंटू 1/2 रेज़ टू द पावर n। स्मॉल n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जितनी की हो गई है। तो हमको पता है 2 मिनट है और 10 मिनट हो गया, तो 2 से 10 कितना हो गया हमारा, 5 हाफ लाइफ हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2। तो स्मॉल n की जगह हम 5 लिख देंगे। अब n इक्वल्स टू n नॉट, इनिशियली हमने कितने से चालू किया था, 80 से, तो 80 इंटू 1/2 रेज़ टू द पावर। सॉल्व करेंगे तो यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 2 2 4 4 2 8 2 16 32, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2.5। तो हमारा जो n यानी जो बचेगा रिमेनिंग दैट विल बी 2.5 ग्राम्स ऑफ बेरियम 122। सिमिलरली एक्टिनियम का हमको अगर दिया है हाफ लाइफ 29 आवर्स, हमने शुरुआत किया 100 mg से और वो 58 आवर्स पे वो डीके हो रहा है, तो कितना बचेगा। तो अगेन हमको निकालना है n कितना रहेगा, इनिशियल हमको 100 दिया है, ठीक है। अब हमको हाफ लाइफ निकालना है, 29 उसकी हाफ लाइफ है और हमारा टाइम कितना दिया है 58, तो 58 अपॉन 29 यानी 2 हाफ लाइफ, तो 100 इंटू 1/2 रेज़ टू द पावर 2, तो दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 2 2 4 है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी 25, तो 25 ग्राम्स बचेगा हमारे पास में ना, ये माइक्रोग्राम्स mg बचेगा एक्टिनियम का। Next is iodine 131 is used to destroy thyroid tissue in the treatment of an overactive thyroid. The half-life of iodine is 8 days. If a hospital receives a shipment of 200 grams, यानी initial N0 जो है वो कितना है 200 है, how much iodine 131 would remain after 32 days? तो 32 क्या होगा T, टी मतलब पर्टिकुलर टाइम, और उसकी हाफ लाइफ कितनी है 8, तो 32 डिवाइडेड बाय 8 से हमको n की स्मॉल n की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज 32 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 4, यानी 4 हाफ लाइफ, तो 1/2 के पार में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इनिशियल कितना था 200, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 200 डिवाइडेड बाय 16 विल बी 12.5 grams of iodine. Next is mercury. Mercury 197 is used for kidney scans and has a half-life of 3 days. If the amount of mercury 197 needed for a study is 1 gram and the time allowed for shipment is 15 days, तो again हमको 15 divided by 3 करना है, तो कितना हो जाएगा 15 divided by 3 यानी कि 3 5 से 15 यानी 5 हाफ लाइफ हो भी गई। इनिशियल हमने क्या बोला है कि हमको चाहिए कितना है, यानी फाइनल जो है दैट इज 1 ग्राम, तो ऑर्डर कितना पड़ेगा यानी इनिशियली कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 1 इक्वल्स टू n नॉट इंटू 1/2 रेज़ टू द पावर 5 विच इज 16, 1/16, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा है ना, नहीं सॉरी 5 यानी कि 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, so 32 will be the initial amount required. Okay student, so that is all from this topic. Thank you.